गुड आफ्टरनून। मैं अजय सिंह। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के भाग 4 अर्थात पीपीटी 4 पे आज हम लोग काम करते हैं। बड़ा मेहनत का काम आप लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है, घिसना पड़ता है। जीएस जब बार बार पढ़ोगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। और कोई भी एग्जाम हो, जब आप कंटिन्यू फोकस रखेंगे, कोई भी एग्जाम जब आप लोग कंटिन्यू फोकस रखते हैं और कभी कोई डिले ना करते हुए, जहां आप 6 घंटे पढ़ते चाहे 2 ही घंटे पढ़ो और प्रीवियस जरूर करो, मॉक जरूर दो, ये 2 चीजें करना शुरू कर दो। पढ़ाई चाहे थोड़ी कम करो लेकिन प्रीवियस और मॉक दो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। चलते हैं आगे, हम लोग काम करते हैं ना। ओके, जैसे कि निम्न सवाल बनता है, निम्नलिखित में कौन भारत स्वतंत्रता आंदोलन में लाल बाल पाल में से एक थे? अरे चित्तरंजन दास नहीं, लाला लाजपत राय नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जवाहर, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। 3 नाम आते हैं। तो लाल बाल पाल में इसमें कौन है आपका? लाला लाजपत राय। चित्तरंजन दास, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। ध्यान रखना, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज, ये पॉइंट नोट कर लेना, स्वराज पार्टी की स्थापना की। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना, यही है सी आर दास, मतलब चित्तरंजन दास। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो बहुत प्रभावपूर्ण, बड़ा ईमानदार प्रबुद्ध थे, बहुत मतलब सात्विक। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, बहुत मजबूत कैंडिडेट्स, ऐसे लोग देश का नेतृत्व किए थे। तो निम्नलिखित में कौन भारत स्वतंत्रता आंदोलन में लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था? तो लाल बाल पाल में कौन थे? तो आपको लाला लाजपत राय, बाल की बात करते हैं, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और पाल की बात करते हैं तो आप बताएंगे बिपिन चंद्र पाल। कौन है? बिपिन चंद्र पाल। ये 3 नाम आते हैं, ये चीजें होती हैं। तो लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, जिसकी साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में हत्या हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक सदैव कांग्रेस सेशन में अध्यक्षता के लिए बहुत अग्रणी होते थे, लेकिन दुर्भाग्य इनके साथ ये रहा, कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन में अध्यक्ष पद को नहीं स्वीकार कर पाए, बस अध्यक्ष नहीं बन पाए। और इनकी मृत्यु उस डेट को हुई थी 1 अगस्त 1920। बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920, ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 19, जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उस दिन बड़ा दुर्भाग्य था देश का। इसने इतनी प्रभावपूर्ण नेता की मृत्यु हुई थी, प्रभावपूर्ण नेतृत्व गया था देश से, जिसकी आज भी अपनी एक छवि हुआ करती थी। और इनकी 2 पत्रिकाएं थी, मराठा और केसरी। मराठा मराठी में नहीं, अंग्रेजी में निकलती थी, और केसरी मराठी में निकलती। तो मराठा और केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, यह सवाल पूछा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता है। और इन्होंने आपको बताया होम रूल लीग, जिसे एनी बेसेंट ने स्थापित किया था, उस होम रूल को भी इन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया था। बिपिन चंद्र पाल, ये भी एक देखा जाता है बहुत बड़े, ये बंगाली हैं और ये बहुत प्रभावपूर्ण हैं। इनका जो नेतृत्व है, खास करके काफ़ी किताबों में इन्होंने जो इनकी किताबें हैं उनमें इन्होंने लोगों को लिख कर, किताबों, पत्रिकाएं, पेपर, इसमें इन्होंने अपने अपने कोटेशन, आदर्श वाक्य दे करके देश
को, जो यूथ है उसको ऊपर उठाने का प्रयास किया कि आपके देश का जो शोषण हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इसको आपको संभालना होगा। तो बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, क्लियर है। तो निम्नलिखित में स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्र आंदोलन, निम्नलिखित में कौन भारत, आपसे पूछा जाए कौन भारत स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे, तो लाला लाजपत राय। इसका आंसर ये सही है। क्लियर है। नेक्स्ट, 1893 शिकागो, शिकागो कहां पड़ता है? पहली बात हमें यह पता होना चाहिए, 1893 शिकागो, शिकागो एक शहर है जो यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। शिकागो एक शहर है, विश्व धर्म संसद में दिए गए भाषण के लिए लोकप्रिय है। नाम आता है किसका? तो आप बताएंगे स्वामी विवेकानंद। तो शिकागो शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिए गए भाषण कब? तो ये 1893 में। शिकागो कौन सी जगह? शिकागो में विश्व धर्म संबोधित, विश्व धर्म संसद को दिए गए अपने भाषण से समस्त विश्व का आकर्षक केंद्र बने, समस्त विश्व में विश्व के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। तो 1893 शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय थे स्वामी विवेकानंद। शिकागो है कहां? यूएसए में है। और ये कब हुआ था शिकागो हिंदू धर्म सम्मेलन? तो 1893। केशव चंद्र सेन, इनकी बात करते हैं। ये सवाल एक इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी, जिसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन जैसे बड़े बड़े, चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च, इन जैसे कार्यों को उन्होंने बखूबी निभाया, बखूबी किया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर पुणे के भिंडवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत में पहले स्कूल की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप कब की थी? तो 1848 में। ये इंपॉर्टेंट सवाल। तो भिंडवाड़ा, सीधे सवाल पूछा जाता है भिंडवाड़ा। जो भिंडवाड़ा कहां है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के किस शहर में है? तो आपको बताना होगा पुणे। पुणे के भिंडवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूल की स्थापना 1848 में, आपको बताना है, ज्योतिबा राव फुले के द्वारा की जाती है, जो एक बहुत बड़े समाज सेवी थे। क्लियर है। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां हुई? तो आप बताएंगे अंदीजन, बुखारा ना, नहीं, ताशकंद। कहां होती है? ताशकंद। और ताशकंद है कहां? उज्बेकिस्तान। कहां है? उज्बेकिस्तान। ताशकंद कहां है? उज्बेकिस्तान। और यहां पर देखा जाए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। एमएन राय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक पूछा जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक पूछा जाएगा तो एमएन रॉय हैं। कौन है भैया? एमएन रॉय। और स्थापना कब हुई थी? आपको बताना होगा 1920 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में हुई। संस्थापक एमएन रॉय हैं। और कहां हुई? ताशकंद में। और ताशकंद कहां है? उज्बेकिस्तान में। कहां है? उज्बेकिस्तान में। क्लियर है। नेक्स्ट, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में किस स्थान पर हुई? तो आंसर इसका सही रहेगा कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस के द्वारा, सुरेंद्र नाथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1878
आनंद मोहन बोस। कौन है? आनंद मोहन बोस। एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में किस स्थान पे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो इसका स्थान आएगा, स्थान की बात आएगी तो बंगाल, वेस्ट बंगाल की राजधानी जो है कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? यदि इस पॉइंट पे आप जाएंगे तो इस पॉइंट के अंतर्गत आप देखते हैं 1878 में आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई। क्लियर? तो आगे चलते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक। सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के संस्थापक की जब बात आती है कि सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था, तो आपको ये बहुत ठीक से बताना होगा कि सत्यशोधक समाज की बात आएगी फिर वही नाम है पिछड़ों के लिए जो बड़े पैमाने पर काम किए हैं, सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिराव फुले। कौन है? ज्योतिराव फुले। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक पूछा है ज्योतिबा राव फुले। कौन है? ज्योतिबा राव फुले। क्लियर? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात आप लोग सब लोग जानते हैं कि विधवा पुनर्विवाह, विधवा विवाह के बहुत अग्रणी समर्थक रहे। अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? आपको ध्यान रखना है, अमृतसर की संधि पूछा जाए 1809। चार्ल्स मेटकॉफ, ये आपको ध्यान रखना है। किसके साथ साथ? चार्ल्स मेटकॉफ एक नाम आता है, चार्ल्स मेटकॉफ। और महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। तो अमृतसर की संधि पूछा जाए किसके बीच में हुई? अफगान शासक, सिख शासक, मुस्लिम शासक, ऐसे सवाल बनते हैं। तो सिख, अगर जो शासक की बात करेंगे धर्म से लेकर के, तो आप बताएंगे सिख शासक। शासक का नाम पूछा जाएगा भारतीय कौन था उस समय, मतलब कहने का मतलब वहां का शासक कौन था? महाराजा रणजीत सिंह। और किसके साथ? ब्रिटिश सरकार का देखा जाता प्रतिनिधि थे चार्ल्स मेटकॉफ। तो 1809 में अमृतसर की संधि, कौन सी संधि भैया? अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर कहां पड़ता है? पंजाब में। क्लियर? निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश भारत की हिस्सा, निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ? नेपाल और चीन, इंडोनेशिया, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें पूछा जाएगा कौन हिस्सा हुआ, तो आपको बताना होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये भारत के हिस्से थे जो अलग हुए। तो पाकिस्तान सबको पता है 1947, बांग्लादेश भी अलग हुआ। बांग्लादेश जो है स्वतंत्र देश 1971। बांग्लादेश स्वतंत्र, पहले पाकिस्तान ही हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान जो था एक पश्चिम में मेन था, पूरब में बंगाल की खाड़ी के सीमावर्ती क्षेत्र में था, इसे पूर्वी पाकिस्तान बोल देते थे। तो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में स्वतंत्र होता है और पाकिस्तान अलग हुआ भारत से 1947 में। सरोजिनी नायडू ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कहा 1925। कब? 1925। ऑप्शन 1925। सरोजिनी नायडू, ध्यान रखना है, सरोजिनी नायडू
कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अब ध्यान रखना, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और ये सेशन 1925 में जो सेशन हुआ था, ये कहां हुआ था? कानपुर। ये ध्यान रखना है, ये 1925 कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष बनी। यदि पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है, तो आप किसको बताते हैं? एनी बेसेंट को बताते हैं। किसको बताते हैं? एनी बेसेंट को बताते हैं। लेकिन यदि भारतीय प्रथम महिला की बात पूछी जाएगी तो आप सरोजिनी नायडू को बताएंगे। किसको? सरोजिनी नायडू को बताएंगे। क्लियर? ये चीजें हैं। तो आपको सीधे सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले बात की जाती है 1925 कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष की बात की जाए तो आप बताएंगे सरोजिनी नायडू। किसकी बात करेंगे? सरोजिनी नायडू। प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष, तो आपको बताना होगा प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष की बात करते हैं कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। भारतीय हैं, यह ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? भारतीय हैं। यदि आपसे यह पूछ लिया जाएगा भारतीय या तो 1917, देखो दो सेशन की बात करते हैं, एक 1917 और एक 1925। 17 हुआ था कलकत्ता और 25 हुआ कानपुर। ठीक, यहां एनी बेसेंट है। कौन? एनी बेसेंट है और यहां नायडू है। ये ध्यान। तो ये प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष हो जाती है, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष हो जाए। वो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट और ये प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट। ओ सरोजिनी नायडू। क्लियर है? अब तो क्लियर है। तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता, प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस। साइमन कमीशन भारत आया 1927 1928 गठित होता है। साइमन कमीशन गठन 1927, भारत आया 1928 में। कहां पहुंचा था? बंबई पहुंचा था। 7 लोग थे, सभी अंग्रेज होने के कारण इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। किसको? साइमन कमीशन को। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे का उल्लेख होता है। साइमन कमीशन सबसे पहले पहुंचा कहां? तो आप बताएंगे बंबई। टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना था? 1772। लेकिन ये सवाल गलत है, ये 1782 आंसर होना चाहिए। हैदर अली का पुत्र था, ठीक है, और 1782 में शासक बनता है। सीधे सीधे पूछा जाता है टीपू सुल्तान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टीपू सुल्तान की बात करते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको आंसर देना होगा 1782। कब बना? 1782। क्लियर है? हैदर अली के बाद। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? 1942। 1942। अलेक्जेंडर स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में। कब आया था? मार्च 1942। मंथ पूछा जाए तो आप बताएंगे मार्च 1900। इसने जानते हो क्या कहा था?
जो क्रिप्स प्रस्ताव था, क्रिप्स मिशन भारत आया था, इसने सीधे कहा था डोमिनियन स्टेट की बात की थी, अधिराज्य का दर्जा देने की बात की थी, लेकिन गांधी जी ने कहा मुझे ये डूबते हुए बैंक का चेक नहीं चाहिए, और इस प्रस्ताव का खंडन किया और इस प्रस्ताव को वापस किया, और ऐसा अर्थात इस प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी नहीं की। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत के किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित थे? ब्रह्म समाज। कब से? ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है, ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज कब स्थापित हुआ? 1875। कहां? तो आप बताएंगे मुंबई, जिसे पहले बंबई बोलते थे, है ना, तो कहां? बंबई। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर आपका सही है। बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1928। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। यह सवाल क्लियर है? आगे भारत के तत्कालीन वायसराय 1976 से 80 शासित लॉर्ड लिटन। यहां पर 1900 नहीं होगा, यहां पर इसको करेक्शन करना है। 1876। क्या है? 1876 से 80। ये 1876 से 80 में शासित लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना वक्त करने से रोका जाए, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे 1878 से 80 की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। क्या था? आंग्ल अफगान युद्ध, पुर्तगाली अफगान युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। तो इसके अंतर्गत आपको ये चीजें ध्यान रखना होगा। आंग्ल अफगान युद्ध। क्या है ये? आंग्ल अफगान युद्ध। ये क्वेश्चन बनता है लिटन के समय। लिटन की जब बात आएगी तो अंग्रेजों का अफगानों के साथ युद्ध की संकल्पना दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। जब जब लिटन की बात आएगी, आर्म्स एक्ट की बात आएगी, लिटन की बात आएगी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी करने की बात आएगी, लिटन की बात आएगी, आंग्ल अफगान युद्ध की बात आएगी, लिटन की बात आएगी। क्लियर है? ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की? 1856 में हिंद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई बार इस पे काम हम लोग कर चुके हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लॉर्ड कैनिंग के पास जब गए विधवाओं की समस्याओं को लेकर, तो लॉर्ड कैनिंग ने, जानते हो क्या तुम विधवा से शादी करोगे? तो उन्होंने कहा यस। पहली व्यक्ति ये हैं जिन्होंने एक विधवा से विवाह करके एक संकेत दिया समाज को कि विधवाओं का जीवन निरीह नहीं रहेगा, उनको भी जीने का अपना एक अधिकार है, उनको भी अपनी स्वतंत्रता है, उनको भी ऐसे अपने आप को ढालना चाहिए जो समाज की हितकर हो। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से किससे देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। गुड, बढ़िया सवाल। देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है तो नाम क्या आता है? सुभाष चंद्र बोस। सीधे याद करना है राजकुमार शब्द किसके बारे में बोला गया है? तो सुभाष के बारे में बोला गया है। जिन्होंने कहा था जिन्होंने कहा था कि जय हिंद का नारा दिया था,
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बंगाल विभाजन हुआ था 1905। बंगाल विभाजन लागू 16 अक्टूबर 1905। कौन सी डेट है? 16 अक्टूबर 1905। कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट, वेद समाज की स्थापना कहां हुई थी? तो जाहिर सी बात है, बात आती है वेद समाज कि वेद समाज की स्थापना कहां हुई थी। तो आपको बताना है कि कहां हुई थी, तो फिर वही नाम आएगा मद्रास। वेद समाज की स्थापना कहां हुई थी? मद्रास में। महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने की थी? हॉल्ट मैकेंजी। अलेक्जेंडर जो रीड थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था। थॉमस मुनरो और रीड, ये भी रैयतवाड़ी व्यवस्था में थे। दोनों लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत है, मुनरो और रीड। मुनरो और जो रीड हैं, ये दोनों लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था, और लॉर्ड हॉल्ट मैकेंजी महलवाड़ी व्यवस्था। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध का परिणाम स्वरूप हुआ था कौन सा एक्ट? विनियमन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? विनियमन अधिनियम, रॉलेट एक्ट, पिट्स-इंडी एक्ट, भारत का। तो आप बताएंगे रॉलेट एक्ट। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी रहती, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन भीड़ एकत्रित होती है, जिसपे गवर्नर जनरल देखा जाता है ओ डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की निर्मम हत्या हो जाती है, जिसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? यंग बंगाल आंदोलन, आप बताएंगे हेनरी बिबियन डेरेजियो। इनका पूरा नाम है हेनरी बिबियन डेरेजियो। आपको यह भी ध्यान रखना है, सब सीधे सवाल पूछा है कि हेनरी डेरेजियो कि हेनरी बिबियन, तो पूरा नाम हेनरी विवियन डेरेजियो। यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा नाम आता है तो हेनरी बिबियन डेरेजियो। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में किस वर्ष शुरू किया गया? पढ़ा चुके हैं 1930 में, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? आंग्ल बर्मा मतलब आंग्ल और बर्मा युद्ध की जब बात करते हैं किस वर्ष, तो 1600 की बात करते हैं। 1930 द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है? तो आपको ध्यान रखना है 1852। कौन सा सवाल इसका है? 1852। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया कब? 1931। कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में ही गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। तो गांधी ने कहा था कि मैं मर सकता हूं, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, कि गांधीवाद रहेगा, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद अटल रहेगा। और ये जो कराची अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था कराची जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार भगत सिंह
और राजगुरु सुखदेव, इन लोगों को ध्यान रखना है कि फांसी की सजा हो जाती है, जिसके कारण इनको काले झंडे दिखाए जाते हैं। और इन्होंने यहां पर कोई पैरवी गांधी की रिहाई, गांधी ने देखा जाता है भगत सिंह की रिहाई की कोई बात नहीं की थी, क्योंकि गांधी पूरी तरह से अहिंसा के पुजारी थे और वहां पर हिंसा हुई थी गांधी की नज़रों में, और युवा पूरा वर्ग एक नाराज था। और कराची जानते हो लाहौर के समीप है, और वहीं से सब बिलोंग करते थे। राजगुरु भगत सिंह सुखदेव जैसे युवा क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी, जिसके कारण गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। तो ये कराची अधिवेशन 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कराची अधिवेशन के बाद गांधी एक बार पूरी तरह से फिर से एकदम उस स्थिति में हो जाते हैं कि कैसे देश को चीज़ों को बनाए रखना है। क्लियर है? तो थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। क्लियर है?